सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 5वां, जिसमें हम 5.2 पढ़ रहे थे। तो कल की क्लास में हमने 5.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज करते हैं 5.2 का दूसरा क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो कल की क्लास में मैंने आपको कहा था पहले क्वेश्चन का दूसरा और तीसरा पार्ट आपको ही करना है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है? सारणिक का प्रयोग कर, सारणिक का प्रयोग कर शीर्ष 1 4 2 3 तथा -5 -3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्या कह रहा है? क्या दिए गए बिंदु संरेख है? क्या दिए गए बिंदु संरेख है? ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए। क्या कह रहा है? सारणिक का प्रयोग कर ये जो 3 शीर्ष दे रखे हैं इनसे गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। x1 y1 क्या है? 1 4। x2 y2 क्या है? 2 3। x3 y3 क्या है? -5 -3। यानी ये बिंदु a b c, यानी त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? तो यहाँ से देखिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए 1/2। तो रख दीजिए वैल्यू 1 4 1 2 3 1 -5 -3 1। चलिए तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए 1/2। तो 1 इसके गुणा में 3 × 1 3 -3 × 1 -3, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 4 तो क्या लगेगा? -4। इसके गुणा में 2 × 1 2 माइनस क्या हो गया? +5 +1। इसके गुणा में -3 × 2 -6 और माइनस क्या हो गया? +5 3 15। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/2 3 + 3 6 5 + 2 7 7 × 4 28 -28। 15 में से 6 घटाएंगे 9 और 1 × 9 9। ध्यान से देखना, ये बराबर क्या आ जाएगा फिर? 1/2। तो 9 6 15 15 प्लस का 28 माइनस का क्या बचेगा? -13। तो बराबर क्या आया? -13/2। आगे बात अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यदि इसका मान नेगेटिव आए तो आपको क्या करना है, क्योंकि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? 13/2 वर्ग इकाई। तो क्या कह रहा है? सारणिक के प्रयोग से इन तीनों शीर्षों से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा आपके पास में? 13/2 वर्ग इकाई। अब क्या कह रहा है? क्या दिए गए बिंदु संरेख है? अब देख लीजिए 3 बिंदु संरेख हो गए यदि इन तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 होता है। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 13/2 इकाई। अब चूंकि 3 बिंदु संरेख तभी होते हैं जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 हो। आगे बात समझ। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है देख लीजिए आपका।
के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तथा शीर्ष किसके, त्रिभुज के शीर्ष क्या है, K4 2-6 तथा 5-4 है। आगे बात समझ में क्या कह रहा है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। के यहाँ पे आपका अचर पद है जिसकी आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि दे रखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 35 वर्ग इकाई और त्रिभुज के शीर्ष ये तीनों दे रखे हैं। आगे बात में तो आंसर सीधा सा फॉर्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। आगे बात सुन, अब ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 35 वर्ग इकाई, यानी कि ये जो क्षेत्रफल कौन सा 1/2, यानी कि दैट इम्प्लाइज 1/2 सारणिक। अब वैल्यू रख दीजिए, x1 y1 क्या है आपके K4 1 x2 y2 2 -6 1 x3 y3 5 4 1। आगे बात समझे, बराबर यानी कि ये क्या है, ये चीज़ क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा कितना 35, कितना दे रखा है 35। आगे ना बात समझ में। अब यहाँ से आपको हल करना है, समीकरण आएगा और उससे के का मान आपको निकालना है। तो यहाँ से इसका हल तो 1/2 के इंटू -6 -4 -4 2 -5 प्लस का 1 4 दूनी 8 प्लस 6 पंजा की 30 और ये बराबर कितना है आपका 35। आगे बात समझ में। अब यहाँ से इसका आप हल कर लीजिए तो 1/2 हाँ -6 -4 -10 के 2 -5 -3 इंटू -4 4 3 12 प्लस का 12 प्लस 30 और 8 38 बराबर कितना 35। अब ध्यान से देखिए, 2 का अंदर गुणा करवा दीजिए तो 2 अंदर गुणा क्या आएगा -5 प्लस 6 प्लस 19 2 38 बराबर 35। तो -5 बराबर क्या आएगा 19 और 6 25 और 25 उधर जाएगा तो -35 -25 10। तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा 10/5। तो के बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में -2। तो के की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में -2, यानी कि शीर्ष का जो निर्देशांक है उसका एक भाग आपको ज्ञात करना था, यानी x निर्देशांक क्या आएगा के बराबर आएगा आपका -2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है आपका, सारणिक का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु K2 - 2K K2 - 2K -K + 1 2K तथा -4 -K 6 - 2K से रेख हो।
क्या कह रहा है कि सारणी का प्रयोग कर k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो 3 बिंदु संरेख होने की कंडीशन भी हमने पढ़ी थी कल की क्लास में। तो देखिए आंसर, 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या है कि सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। यानी कि 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से 1/2 वो तो 0 होगा नहीं, तो क्या होगी, ये सारणिक 0 होगी। कल की क्लास में हमने पढ़ा था। अब आपको रख देना है x1 y1 की जगह क्या रखोगे, k 2 - k, x2 y2 की जगह -k + 1 2k, x3 y3 की जगह -4 - k 6 - 2k। आगे बात में देयर इम्प्लाइज, तो x1 क्या है आपका k और y1 क्या है आपका 2 - 2k और 1, फिर -k + 1 और 2k 1, फिर -4 - k 6 - 2k 1 बराबर 0। आगे बात सुनना, यानी ये आपको हल करना है। इस सारणी को बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से आपके पास में k का मान आ जाएगा। क्यों ये 0 के बराबर, क्योंकि ये कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। अगर तीनों बिंदु संरेख है तो इन तीनों बिंदु से मिलकर बनने वाले सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। अब इस सारणी का मान आपको निकालना है। आगे बात सुन, तो अब आपका इसका जो हल है आप सीधा ही कर सकते हो। सीधा मतलब आप प्रथम पंक्ति से आप प्रसार कर दीजिए, आप इसका सीधा हल हो जाएगा। या फिर आप इसमें संक्रिया भी लगा सकते हैं। संक्रिया कौन सी, r1 को लिख दीजिए आप r1 - r2, r2 को लिख दीजिए r2 - r3। तो यहाँ पे 2 जगह 0 बन जाएंगे, फिर आप सीधा एक पंक्ति या स्तंभ से प्रसार कर देंगे। तो संक्रिया अप्लाई करके इस सारणी का मान निकाल लेते हैं। संक्रिया, संक्रिया क्या अप्लाई करें, r1 को लिख दीजिए r1 + r2, सॉरी प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना, r1 - r2, और संक्रिया r2 को क्या लिख दीजिए r2 - r3। आगे बात समझ में, तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। तो r1 को हम लिख रहे हैं r1 - r2, तो k + k 2k - 1, और यहाँ पे इसमें से ये घटाना है तो 2 - 2k - 2k, तो 2 - 4k, 1 - 1 0। आगे बात समझ में। अब r2 को क्या लिख रहे हैं, r2 - r3, यानी कि माइनस का k + 1, यानी कि माइनस का k + 1, इसमें से क्या घटाना है, ये घटाना, तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, +4 + k, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 5। अब इसमें से ये घटाना है तो घटाएंगे 2k, तो माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4k - 6, 1 में से 1 घटाएंगे 0। आगे बात समझ में। अब सीधा ये लिख दीजिए -4 - k 6 - 2k 1 बराबर 0। अब सीधा कहाँ से, आप तीसरे स्तंभ से प्रसार करने पर, तो यहाँ से क्या, ये 1, यानी कि 1 × कौन सा सारणिक, 2k - 1 2 - 4k 5 4k - 6 बराबर 0। आगे बात से पंक्ति से ये वाला तीसरा स्तंभ है, यहाँ से प्रसार करेंगे तो 0 के गुणा में जो भी आएगा 0, इस 0 के गुणा में जो भी आएगा 0, 1 के गुणा में आएगी ये वाली सारणिक। अब इसका मान क्या है वो देख लीजिए, तो 2k - 1 × 4k - 6 -5 × 2 - 4k बराबर 0। आगे बात समझ में। अब यहाँ से आपको किसका मान निकालना है, k का मान निकालना है। आगे बात समझ, तो देखिए इसको खोल लीजिए, 2 × 4 4 दूनी 8k, 4 × 2 8k², और इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 12k, माइनस का 4k, माइनस माइनस प्लस 6, माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 20k बराबर 0। तो यहाँ से देख लीजिए 8k²
12 और 4 16 के माइनस का और 20 के प्लस का, तो क्या बचेगा प्लस का 4 के, माइनस का 10 तो क्या बचेगा माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4 और कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा 2k² प्लस के -1 बराबर 0। आगे बात समझ में। अब देखिए तो इसके टुकड़े कर लीजिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं आगे इधर। हाँ, यहाँ से आपको k का मान निकालना है तो इसके गुणनखंड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2k² प्लस 2k माइनस के -1 बराबर 0। देख लीजिए 2k माइनस के वापस के आ रहा है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2k² यानी कि -1 और ये गुणा। आगे बात में। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2k कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा k + 1। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा k + 1 बराबर 0। तो 2k - 1 k + 1 बराबर 0 यानी कि 2k - 1 बराबर 0 तथा k + 1 बराबर 0। तो यहाँ से k बराबर आएगा 1/2 तथा यहाँ से k बराबर आएगा -1। तो k की वैल्यू क्या आएगी, या तो 1/2 या क्या आएगी -1। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, या तो 1/2 होगा k का मान या होगा k का मान -1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देख लीजिए। यदि बिंदु तीन -2 x, 2 तथा 8 8 संरेख है तो x का मान सारणी का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। संरेख है तो x का मान सारणी का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही सिंपल है, तीनों बिंदु क्या है संरेख है तो आपको x का मान सारणी का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। 3 बिंदुओं के संरेख होने की शर्त क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यानी कि उन तीनों बिंदुओं से मिलकर बनने वाली सारणी का मान क्या होना चाहिए 0, यानी तीनों बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। x1 क्या है 3 -2 1, फिर x2 1, फिर 8 8 1 बराबर 0। आगे बात, इस सारणी का मान सीधा प्रसार कर दीजिए पहली पंक्ति से। तो 3 × 2 × 1 2 -8 माइनस का 2, और ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। 1 × x x -8 प्लस 1, इसके गुणा में क्या आएगा 8x -8 दूनी 16, और ये बराबर क्या है 0। तो हल कर लीजिए 2 - 8 माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस 2x 8 दूनी 16 माइनस का 16 प्लस 8x माइनस का 16 बराबर 0। आगे बात समझें। तो 8 और 2 10x माइनस, देखिए 16 16 2 32 16 3 48 48 49 50 बराबर 0। 10x बराबर 50, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 50/10, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5। तो सारणी के प्रयोग से हमने x का मान ज्ञात कर दिया। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, देख लीजिए।
सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3 1 तथा 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु क्या दे रखा है, -2 -4 है। तो आंसर सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो देख लीजिए। दो बिंदु कौन से 3 1 और 9 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहले तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो दो बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। आगे बात समझ। अब देखिए x1 y1 x2 y2 दे रखा है, ये रहा x1 y1 और x2 y2। तो इस सारणिक में रख दीजिए मान। देयर इम्प्लाइज x1 x1 का मान क्या है 3, y1 का मान क्या है 1 1, x2 का मान 9 और y2 का मान 3 1 बराबर 0। आगे बात समझ। अब यहाँ से हल कर लीजिए इसको। तो पहली पंक्ति से प्रसार कर दीजिए। तो x गुणा में क्या आएगा 1 × 1 1 -3 माइनस y क्या आएगा गुणा में 3 -9 प्लस 1 क्या आएगा गुणा में 3 3 9 -9 बराबर 0। आगे बात समझ में। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x माइनस सीधा कर लीजिए 1 -3 माइनस का 2 तो माइनस का 2x 3 -9 6 यानी कि माइनस का तो माइनस प्लस का 6y और 9 ये यहाँ पे 9 -9 है 3 3 9 -9 × 1 9 तो 9 -9 0 तो क्या हो गया प्लस 0 0 यानी कि यहाँ से क्या आएगा 2x बराबर 6y। अब दो और कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा x बराबर 3y। तो समीकरण क्या हो जाएगा x - 3y बराबर 0। ये आपका आ गया रेखा का समीकरण। आगे बात समझ में। इसको हल करने पर आगे बात समझ में। तो x - 3y बराबर 0 ये आपका रेखा का समीकरण आ गया। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि तीसरा बिंदु दे रखा है -2 -4। तो नाउ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और ये सारे ही दे रखे हैं बराबर 1/2 x1 y1 ये ले लीजिए मान लीजिए 3 1 1 फिर 9 3 1 और तीसरा बिंदु x3 y3 ये कह रहा है ये रहा तीसरा बिंदु -2 -4 1। हल कर लीजिए इसको 1/2 तो 3 इसके गुणा में क्या रहेगा 3 × 1 3 -4 माइनस का 1 और इसके गुणा में क्या रहेगा तो 9 × 1 9 माइनस प्लस का 2 प्लस का 1 इसके गुणा में क्या रहेगा 9 चौक 36 माइनस का और 3 दूनी 6 प्लस का। तो निकाल लीजिए 4 3 7 7 3 21 9 2 11 माइनस का 11 और फिर माइनस का 30 तो 11 और माइनस का 30 कितना हो जाएगा माइनस का 41 तो माइनस का 20 कितना आ जाएगा माइनस का 10। अब चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होता है अतः क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। पॉजिटिव लेना है आपको क्षेत्रफल
तो कितना आ जाएगा 10 वर्ग इकाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लीजिए आपका। क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल कीजिए। क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। तो इसका पहला ही पार्ट देख लीजिए क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x माइनस 2y बराबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्रेमर नियम से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करो। तो इसका 7वें का पहला ही पार्ट देख लीजिए क्या है। 2x प्लस 3y बराबर 9, 3x माइनस 2y बराबर 7। तो आंसर, तो सबसे पहले हम डेल्टा चेक कर लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, x और y के गुणाकों का सारणिक। तो डेल्टा क्या होता है 2, 3, 3 माइनस 2। तो यहाँ से डेल्टा बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 4, 3 3 9, माइनस का 9, डेल्टा बराबर माइनस का 13। अतः डेल्टा नॉट इजिकल टू 0। डेल्टा 0 नहीं है, इसका मतलब इस समीकरण निकाय का हल क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा। तो देखिए नाउ आपको क्या निकालना है, डेल्टा 1। क्या निकालना है, डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 क्या होता है बता दीजिए। डेल्टा 1 यानी कि x के गुणाकों के स्थान पर ये अचर 9 और 7 प्रतिस्थापित कर देना है। 9, 7 और 3 माइनस 2। तो यहाँ से डेल्टा 1 बराबर क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, माइनस का 18, 7 3 21, माइनस का 21। तो डेल्टा 1 आ जाएगा आपके पास में 21 और 18 माइनस का 39। डेल्टा 2 क्या हो जाएगा, क्या करना है, y के गुणाकों की जगह ये अचर प्रतिस्थापित कर देने, 2 3 और 9 7। तो यहाँ से डेल्टा 2 आपके पास में क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, माइनस 9 3 27। तो डेल्टा 2 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 13। आगे बात समझ में। अब क्रेमर नियम से निकाय का हल, x बराबर क्या होता है, डेल्टा 1 बटा डेल्टा, तथा y बराबर क्या होता है, डेल्टा 2 बटा डेल्टा। आगे ना बात समझे, बिल्कुल सिंपल है सारे क्वेश्चन। तो x बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। डेल्टा 1 का मान क्या है, माइनस का 39, बट्टा डेल्टा का मान क्या है, माइनस का 13। तो 13 39। तो x बराबर कितना आ गया, 3। y बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। डेल्टा 2 क्या है देख लीजिए, माइनस का 13, बट्टा डेल्टा क्या है आपका, माइनस का 13 बराबर क्या आ गया, 1। अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 1। ये होता है क्रेमर नियम से समीकरण निकाय को हल करने का तरीका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट आपको स्वयं घर पे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम जो 5.2 के बाकी के क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।